Yes, so this is accounting standard number 12, accounting for government grants. It's a special video for CA intermediate students. तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस ही क्यों हुआ है, यही से स्टार्ट करता है. AS12 इज इंट्रोड्यूस टू गिव यू द गाइडलाइंस, टू गिव यू द हिंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड. आपको जो गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है उसका अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए वो आपको AS12 बताता है. तो इसलिए हमने एक पहला इमेजिनरी क्वेश्चन लिया कि 1420 को आपने एक नया एसेट लिया 60 लाख का, लाइफ 10 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू 10 लाख, और उसके बदले में गवर्नमेंट ग्रांट आपको 20 लाख मिला है. तो इसको आप दो तरीके से ट्रीट कर सकते हो. कैसे, ये देखिए. फर्स्ट कि आपको जो ग्रांट मिला है वो आप एसेट के कॉस्ट में से लेस कर दो, क्योंकि उतना आपके पॉकेट से गया ही नहीं है. तो फर्स्ट एंट्री मशीनरी टू बैंक फुल 60 लाख एंड रिवर्स एंट्री बैंक टू मशीनरी जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला 20 लाख. तो नेट कॉस्ट आपकी हो गई 40 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10 लाख है, डिवाइड बाय 10. तो ये आपका डिप्रिसिएशन हो गया. डिप्रिसिएशन टू मशीनरी 3 लाख, P&L टू डिप्रिसिएशन 3 लाख. सेम डिप्रिसिएशन अगले 10 साल तक होता रहेगा. या मेथड नंबर 2 भी है आपके पास. क्या हो सकता है? आपने मशीनरी लिया, मशीनरी टू बैंक, लेकिन आपने गवर्नमेंट ग्रांट को डिफर्ड रेवेन्यू इनकम दिखाया, मतलब आपने एसेट से लेस नहीं किया. बैंक टू डिफर्ड रेवेन्यू, दैट इज डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट. आप बोलोगे सर लेकिन ये तो अन्याय हो जाएगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन देखिए अभी क्या होगा, 60 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 ईयर्स, सो 5 लाख हो जाएगा, जबकि डिप्रिसिएशन होना चाहिए था आपका 3 लाख ओनली, जो हमने पहले केस में देखा था. तो कोई टेंशन नहीं है, ये 5 लाख डिप्रिसिएशन P&L डेबिट में डालिए, और वो जो डिफर्ड ग्रांट आपने लायबिलिटी में रखा है उसको 10 ईयर्स में राइट ऑफ करना है, मतलब P&L क्रेडिट में. तो डिप्रिसिएशन गया P&L डेबिट 5 लाख और P&L क्रेडिट गया 2 लाख, तो आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा 3 लाख. दैट इज द सेम इफेक्ट इज गिवन. तो आप आइदर और कोई भी मेथड यूज कीजिए, आपको दोनों से सेम ही आंसर मिलेगा. सो दिस इज योर फर्स्ट प्रोविजन कि जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट एसेट के लिए मिलती है, या तो एसेट कॉस्ट में से लेस करो या डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट दिखाइए. तो अगर सेकंड सिचुएशन है तो गवर्नमेंट ग्रांट को भी आपको P&L क्रेडिट में सेम ईयर्स में ट्रांसफर करना होगा. तो इसी के बेस पे आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप सॉल्व कर सकते हो. फर्स्ट जो है उसमें पहला मेथड सिखाया आपको, और सेकंड में सेकंड गवर्नमेंट ग्रांट डिफर्ड रेवेन्यू, वो आप ट्राई कर सकते हो. अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ. यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको गवर्नमेंट ने पहले केस में गवर्नमेंट ग्रांट दिया है, और वो दिया था आपको फैक्ट्री सेटअप के लिए, लेकिन आपने उसमें से डिविडेंड दे दिया, मतलब आपके क्लाइंट ने. तो एस पूछता है क्या करें, कुछ नहीं. क्वेश्चन पूछता है क्या करें, तो कुछ नहीं. AS12 आपको बताता है कि वो गवर्नमेंट ग्रांट आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, आपको उसको रिवर्स एंट्री देनी पड़ेगी जितना आपने डिविडेंड दिया. सेकंड, लैंड आपको फ्री में मिला है, तो AS12 आपको सजेस्ट करता है कि आप उसका वैल्यूएशन कीजिए वैल्यूअर से, और उसको डिफर्ड ग्रांट क्रेडिट करके लैंड नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर दीजिए. अब ये नॉमिनल अमाउंट क्या है, जो आपका वैल्यूअर आपको बताएगा, एट दैट वैल्यू यू कैन रिकॉर्ड. सो दिस इज द सेकंड प्रोविजन. रादर दो प्रोविजन हमने इस क्वेश्चन में देखी. एक, जिस स्पेसिफिक रीजन के लिए मिला है उसी के लिए यूज कीजिए, नहीं तो रिवर्स करना पड़ेगा. एंड सेकंड, अगर फ्री में एसेट मिलती है तो उसको नॉमिनल वैल्यू पे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कीजिए. ऐसा मत कीजिए that it is not recorded in the books. That so 3 provisions we have seen till now. ओके, तो इसके बाद हमने देखा इलस्ट्रेशन नंबर 4 फ्रॉम द स्टडी मटेरियल कि आपको गवर्नमेंट ने किसी भी एसेट के अगेंस्ट नहीं दिया है, लेकिन रेवेन्यू भी नहीं है जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला, तो उन्होंने एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया है. तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है बट इट इज नॉट रेवेन्यू इन नेचर और कोई रिफंड का कंडीशन नहीं है, तो यू कैन ट्रीट इट एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय गवर्नमेंट फॉर योर बिजनेस. तो इन दैट केस पैसे तो आए बैंक अकाउंट डेबिट, और गवर्नमेंट ग्रांट को आप लिखोगे कैपिटल रिजर्व. तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट हटा देता हूँ, इट शुड बी कैपिटल रिजर्व. सो अगर एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिला तो आप उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालेंगे. इसमें से आप ना कोई डिविडेंड दे सकते हो, ना आप इसको P&L के क्रेडिट में लेके जा सकते हो, तो आपको ये कैपिटल रिजर्व साइड में रखना होगा. So in this way, this was the fourth provision we have seen in this accounting standard, capital contribution credited to capital reserve. तो हमने अभी तक जो सीखा उसका अगर एक कंक्लूसिव ट्री डायग्राम बनाया जाए तो क्या होगा. देखिए इस तरीके से ट्री डायग्राम्स बनते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ट्री डायग्राम, एक आइडियल ट्री डायग्राम जिसमें आपको सब कुछ रिवाइज कर सकते हो. गवर्नमेंट ग्रांट अगर एसेट के अगेंस्ट मिला तो या तो एसेट से रिड्यूस कर दो, या शो इट एज अ डिफर्ड रेवेन्यू ग्रांट, जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा. रेवेन्यू के लिए मिला है तो P&L क्रेडिट में डालिए. फ्री एसेट मिला है तो उसको नॉमिनल वैल्यू पे एंट्री कर दीजिए, और अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पे मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कीजिए.
So in this way, this is the conclusion of all the provisions we have seen till now. ओके तो अभी हम एक और प्रोविजन देख रहे हैं कि अगर आपको कुछ साल बाद गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करनी पड़ी पार्शियली या फुल तो क्या करेंगे। तो अब ये वाली सिचुएशन देखिए, इमेजिनरी क्वेश्चन है, आपको 65 लाख की आपने एसेट ली और उसके बदले में 20 लाख मिल गया, बैंक टू मशीनरी को क्रेडिट किया है हमने, तो बचे हुए अमाउंट पे आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया और वो अगले 10 साल तक होता रहेगा। आई एम सॉरी, मैं अगला क्वेश्चन लेना था मुझे, यस ये वाला। तो आपने हाँ ये वाली एसेट ले ली, मशीनरी टू बैंक 26 लाख, 12 लाख का आपको उसके अगेंस्ट ग्रांट मिला, तो बचे हुए अमाउंट पे स्क्रैप वैल्यू लेस करके आपने डिप्रिसिएशन लिया। सेकेंड ईयर में भी सेम 1,60,000 डिप्रिसिएशन हुआ, थर्ड ईयर में भी डिप्रिसिएशन हुआ, लेकिन थर्ड ईयर को आपको पता चला कि आपको 3 लाख रुपीस का रिफंड करना है। तो जब हमें ग्रांट मिला था तब हमने एंट्री की थी बैंक टू मशीनरी, अब रिफंड किया तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी टू बैंक। अब फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 रिफर करना पड़ेगा, पीपीई, जो कहता है कि अगर एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ तो आपने डिप्रिसिएशन कैसे करना है। मैंने कहा देखिए सर, आपकी परचेसिंग कॉस्ट माइनस गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, तो ये आपका नेट डिप्रिसिएबल अमाउंट था, दैट इज नेट कॉस्ट था, उसमें से 3 साल का 160 से डिप्रिसिएशन गया, तो बैलेंस आफ्टर 3 इयर्स रहा 9,20,000। आपने 3 लाख रुपए का रिफंड करके एसेट को डेबिट किया, तो एसेट की वैल्यू रिवाइज होकर 12,20,000 हुई। आउट ऑफ 5 इयर्स, अभी आपके 3 साल चले गए हैं, सो 2 इयर्स आर रिमेनिंग, स्क्रैप वैल्यू 6 लाख। तो आप रिवाइज डिप्रिसिएशन कैसे करोगे, रिवाइज्ड बैलेंस माइनस रिवाइज स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग रिवाइज लाइफ, तो वो कर दिया 12,20,000 माइनस 6 लाख अपॉन 2, 310, यहां से आगे आपका डिप्रिसिएशन होगा। तो हमने क्या सीखा, अगर आपको रिफंड करने की नौबत आई तो वहां पे आपके जो एंट्री ओरिजिनल हुई थी ग्रांट रिसीव्ड की, उसकी रिवर्स एंट्री कीजिए, और वहां से अगर आपके एसेट थ्रू आप गए थे तो आपका एसेट का डिप्रिसिएशन अमाउंट वहां से आगे बदल जाएगा। अगर आपको रिफंड वाला प्रोविजन चेक करना है तो स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 बेस्ट है रिवाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों सिचुएशन में उन्होंने एंट्रीज पूछे। तो चलिए देखते हैं। पहली सिचुएशन, जब गवर्नमेंट ग्रांट को आपने एसेट को क्रेडिट किया, मतलब मशीनरी टू बैंक 40 लाख, बैंक टू मशीनरी 16 लाख का आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया, तो आपने उसको लेस करके डिप्रिसिएशन चार्ज किया फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में आपको पूरा का पूरा 16 लाख गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करना पड़ा। तो गवर्नमेंट ग्रांट जब मिला था तो एंट्री थी बैंक टू मशीनरी, अब रिफंड किया तो मशीनरी टू बैंक। अभी यहां से आगे डिप्रिसिएशन के लिए फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। आपका नेट कॉस्ट था आफ्टर गवर्नमेंट ग्रांट रिडक्शन 24 लाख, 2 साल का डिप्रिसिएशन गया तो आपका बैलेंस रहा 16 लाख, उसमें गवर्नमेंट ग्रांट ऐड हो गया 16 लाख, सो कोइंसिडेंटली सेम अमाउंट है, सो 32 लाख, रिमेनिंग लाइफ 2 इयर्स, स्क्रैप वैल्यू 8 लाख। तो यहाँ से आगे का डिप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 12 लाख, सो एंट्री कर दी दोनों डिप्रिसिएशन की 12 लाख। ये कब? अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड एसेट को क्रेडिट किया था। लेकिन दूसरी भी तो सिचुएशन हो सकती है, एंड व्हाट इज दैट, कि आपने गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो आपने मशीनरी टू बैंक लिया और बैंक टू डिफर्ड रेवेन्यू दिखा है, तो उसकी वजह से आपका डिप्रिसिएशन अमाउंट बढ़ गया, और उतना उसका ही प्रपोर्शन आपने 4 लाख रुपीस जो आपको मिला था गवर्नमेंट ग्रांट 16 लाख डिवाइड बाय 4 लाख आपने पीएनएल को क्रेडिट किया। सेकेंड ईयर फिर से डिप्रिसिएशन हुआ 8 लाख का, और पीएनएल क्रेडिट को 4 लाख गया। अब जब आप रिफंड करोगे थर्ड ईयर बिगिनिंग को, तो बैंक को तो क्रेडिट हो गया 16 लाख, राइट, लेकिन डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को आप 16 लाख डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो 8 लाख ही बाकी है, उसमें से 4 and 4 8 लाख रुपीस पीएनएल को चला गया है। तो पीएनएल को डेबिट किया 8 लाख और गवर्नमेंट ग्रांट को 8 लाख। आई रिपीट, ओरिजिनल एंट्री थी बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, रिवर्स एंट्री होनी चाहिए थी डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट के पॉकेट में अभी 8 लाख ही बाकी है, 8 लाख ऑलरेडी पीएनएल को चले गए हैं, तो पीएनएल डेबिट करके रिवर्स किया, एसेट को टच ही नहीं किया था, तो डिप्रिसिएशन जो पहले से था वही होगा। So in this way, we have seen all the provisions of AS number 12 in this small video. I hope ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। जब भी आपको AS 12 का रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, पहले ये वीडियो देखिए और फिर रिवीजन कीजिए। सो ये आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो सकता है कि आप इसको यूज कीजिए और आपकी पूरी रिवीजन AS 12 की होनी चाहिए। थैंक यू।